हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास की लीला। रवि पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट है। उसका ट्रांसफर एक मेंटल असाइलम में हुआ था, साधारण भाषा में जिसे हम पागल खाना कहते हैं। दरअसल उस मेंटल असाइलम में रवि एक डॉक्टर के तौर पर कार्यरत था। अभी उसे वहां पर गए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तीसरा चौथा ही दिन था वहाँ, इसलिए वहाँ पर सभी मरीजों को भी अच्छे से नहीं जानता था। कंपाउंडर को साथ लेकर उसने 2-3 दिन लगातार उस असाइलम का निरीक्षण करने के बारे में सोचा, जिससे कि उसे असाइलम के सभी मरीजों के बारे में पता चल जाए। अगले दिन ही कंपाउंडर को लेकर असाइलम में घूमने लगा। कंपाउंडर ने उसे वहां उपस्थित सभी मरीजों के बारे में बताया कि किसको क्या बीमारी है और उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जो कि पार्क में बिछी हुई बेंच पर बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से बैठी हुई थी। बाकी सभी लोग कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे। यह एक दूसरे से किसी छोटी मोटी बात पर झगड़ रहे थे, लेकिन यह महिला बिल्कुल ही शांत होकर बैठी हुई थी। तो यह देखकर रवि को थोड़ा अलग तो लगा, लेकिन उसने कुछ न कहा, क्योंकि मेंटल असाइलम में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। रवि उस बुजुर्ग महिला के बारे में कंपाउंडर से पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिनों पहले ही इस महिला का बेटा और बहू इसे यहाँ छोड़कर गए हैं। क्यों छोड़कर गए हैं यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, जब से यहाँ है तब से ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती है। फिर जब अगले दिन रवि अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि वो वहाँ बुजुर्ग महिला आज भी बगीचे में ही बैठी हुई थी, जो कि सुबह सुबह व्यायाम कर रही थी। उस महिला को व्यायाम करते देखा और फिर रवि वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अंदर जाकर कैबिन में बैठा तो वह उस महिला का चेहरा उसके सामने घूमने लगा। जाने क्यों वो महिला उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर उनका पागल खाने में होते हुए भी इस तरह का व्यवहार रवि के समझ से परे था। अब रवि उस महिला पर थोड़ा गौर देना शुरू कर दिया। आती जाती उस महिला पर थोड़ी नजर रखने लगा। 2-3 दिनों में ही यह पता तो चल चुका था कि बुजुर्ग महिला पूरी तरह से नॉर्मल है और इसे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी यह पागल खाने में क्या कर रही है। यदि यह पूरी तरह से ठीक है तो अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं है? क्यों उसके बच्चों ने उसे यहाँ पागल खाने में लाकर छोड़ दिया है? रवि के सभी सवालों का जवाब उस बुजुर्ग महिला के पास था, तो उसने सोचा कि क्यों ना समय निकालकर उनसे बात की जाए। एक दिन जब फिर से शाम के समय वो बुजुर्ग महिला बगीचे में टहल रही थी, तो रवि बगीचे में जाकर उस बुजुर्ग महिला से बात करने लगा। वह महिला बगीचे में बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, जिनका नाम वार्ड बॉय ने उसे बताया था। उनका नाम पवित्रा राय है। पिछले कुछ समय से ही वो यहीं पर है। जब रवि वहां पहुंचा तो उसने पवित्रा जी को हेलो बोला और अपनी तरफ से बातचीत शुरू कर दी। हेलो पवित्रा जी, कैसी है आप? और यहाँ अकेले क्यों बैठी है? जब रवि ने उनसे इतना कहा तो वह उसकी ओर देखने लगी। थोड़ी देर तो उसने कुछ न कहा। फिर जब उसे दोबारा उनसे पूछा तो वह बोली, हेलो बेटा। जब पवित्रा जी ने रवि की बात का जवाब दिया तो उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और उसने बातचीत करना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि पवित्रा जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? तब उन्होंने अपनी नजरों की और गर्दनों के इशारे से रवि को वहाँ बैठने को कह दिया। फिर रवि पूछा कि आप यहाँ कब से हैं? तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से वो यहाँ पर है। रवि ने फिर से एक सवाल किया और पूछा कि पवित्रा जी, आपको क्या बीमारी थी जो आप यहाँ पर हैं? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपको कोई बीमारी है, या फिर आप यहाँ कैसे? इस पर पवित्रा जी बिल्कुल चुप हो गई और कुछ न बोली। रवि ने फिर से उनसे पूछा, कहाँ खो गई आप? तो पवित्रा जी जैसे अपने ध्यान से टूटी
और रवि की तरफ देखकर बोली, क्या कर रहे थे बेटा तुम? रवि अपना सवाल दोहराते हुए कहा, आप तो बिल्कुल ठीक लगती है, फिर आप यहाँ कैसी? तब पवित्रा जी ने कहा, बेटा इस बारे में तुम मुझसे कुछ ना ही पूछो तो ही बेहतर है। बस भगवान की जैसी मर्जी थी वैसा हो रहा है। जिंदगी जिधर ले जा रही है बस उधर चले जा रही हूँ। अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर रही। ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है बस वही हो रहा है। रवि सोचने लगा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों एक सही सलामत इंसान को भी इस असाइलम में यूं छोड़ दिया गया, या फिर इन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिसका इनके घर वालों को पता चल गया हो, क्योंकि अगर इनके बच्चों ने इन्हें खुद से दूर किया है तो कोई तो कारण रहा होगा ना। रवि पवित्रा जी से फिर पूछता है कि आप तो मुझे बिल्कुल ठीक लगती है, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्योंकि यहाँ तो मानसिक रोगी ही रहते हैं। तब पवित्रा जी बोलती है, नहीं बेटा, सिर्फ मानसिक रोगी ही नहीं रहते, कई बार मानसिक रोगियों द्वारा घर से निकाले हुए बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। चौंकते हुए रवि कहता है, मतलब? तब पवित्रा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, अभी तुम यह सब नहीं समझ पाओगी। रवि ने कहा, अगर आप मुझे समझाएंगी तो मैं जरूर समझ जाऊंगा। आप मुझे बताइए तो सही कि क्या आप कहना चाहती है। तब पवित्रा जी ने कहा कि बेटा, ना तो मैं मानसिक रोगी हूँ और ना ही किसी और तरीके से मुझे कोई बीमारी है। मैं तो पूरी तरह से ठीक ठाक हूँ। फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? रवि ने आश्चर्य से कहा तो वह बोली, अपने बहू बेटों के ऊपर मैं शायद बोझ बन गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल फेंका। और क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी और बिजनेस वूमन हूँ, इसलिए भी मुझे आसानी से तो वो नहीं निकाल सकते थे, और उन्होंने इसी कारण बहुत मेहनत की, कई योजनाएं बनाई और आखिरकार मुझे वहां से निकाल फेंका। लेकिन ऐसा क्यों? रवि ने बीच में ही पवित्रा जी को टोकते हुए कहा। तो पवित्रा जी बोली, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। तो बात उस समय की है जब मेरे बेटे अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। उस वक्त तक मेरा बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन ईश्वर की कृपा से अचानक से मुझे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले और मैंने अपना काम समय पर पूरा करके दिया। और उसके बाद मुझे कंपनियों से उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। सभी कंपनियों से भी मुझे ऑर्डर मिलने लगे। अब तो मैं दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी। अब तक बेटों की ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी थी और उन लोगों ने भी कंपनी ज्वाइन कर ली। बेटों के कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैं भी थोड़ा निश्चित हो गई कि अब मेरी जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएंगी, और अब हम तीनों माँ बेटी ऑफिस जाने लगे थे। अब जब बेटों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उन्होंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था, तो थोड़े समय बाद ही मैंने उनकी शादी कर दी। और मेरे पति तो तभी संसार छोड़कर चल बसे थे जब मेरे बच्चे 10वीं क्लास में थे। मैंने अकेले ही अपने बेटों को और पति के टेक्सटाइल के बिजनेस को संभाला। क्योंकि मैंने भी बिजनेस की पढ़ाई की थी, इसलिए अपने पति के साथ उनके बिजनेस में मदद करती थी, जिससे मुझे बिजनेस का पूरा आइडिया था। और ईश्वर की कृपा से बेटे इतने छोटे भी नहीं थे, इसलिए सब कुछ आराम से संभाल लिया। अब बेटों के शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बड़ी बहू जब से घर में आई तब से घर में रौनक ही कुछ और हो गई थी। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और शादी के दूसरे साल के बाद ही मैं दादी भी बन गई और अपनी पोती को लेकर पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी और बहुत अच्छे से प्रोग्राम करवाया। थोड़े समय बाद ही फिर मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी एक लड़की ढूंढकर उसकी भी शादी करवा दी। अब वास्तव में मेरा घर घर की तरह लगता था, वरना पहले तो उन 4 दीवारों में मैं अकेले ही पड़ी रहती थी, इसलिए घर पे रुकने का मन ही नहीं करता था।
सुबह जल्दी ऑफिस जाती और रात को ऑफिस से वापस आती। लेकिन जब से घर में बहुएं आ गई तब से पूरे घर में रौनक छाई रहती थी। और अब तो मेरी नन्ही सी गुड़िया थोड़ी और बड़ी हो गई थी, पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती और बच्चों के बड़े होने के साथ साथ मेरी उम्र ढलती जा रही थी। अब खांसी जुकाम रहना तो आम बात हो चुकी थी और कभी हाथ पैरों में तो कभी शरीर में दर्द होता रहता। धीरे धीरे मैंने ऑफिस जाना कम कर दिया। जब तक मैं ऑफिस जाया करती थी और पैसे लाकर बहुओं को दिया करती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बिगड़ती तबीयत के साथ देखने को मिल रहा था कि कौन कितना सगा है। मैं जब बीमार हुई और महीने दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो गई तो उसके बाद मैं घर वापस लौटी और तब तक मेरी कंपनी मेरे बेटों ने ही संभाली थी और इसलिए कंपनी का सारा लेखा जोखा सब उन्हीं के हाथ में था। हालांकि वैसे भी सब कुछ उन्हें ही संभालना था, लेकिन अब तक पैसे देने का जो हिसाब मेरे पास था वह सब सारा हिसाब अब मेरे बेटों के हाथ में था। और शायद वह कहते हैं ना कि पैसे देखकर अच्छे की नीयत बिगड़ जाती है, तो शायद ऐसा ही मेरे बेटों के साथ भी हुआ। महीने दिनों में उन्हें कंपनी के मुनाफे का अंदाजा हुआ। हालांकि मैंने कभी उनको किसी चीज की कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी पैसों को देखकर शायद वो बौखला गए थे और उनके मन में क्या चल रहा था इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था और मैं अपने घर पर आराम कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस पहुंची तो बेटों ने मुझसे कहा, मम्मी आप ऑफिस क्यों आई हैं? घर पर रहिए, ऑफिस तो हम दोनों संभाल ही लेंगे और वैसे भी सब कुछ अब तो हमें ही संभालना है। तो मैंने अपने बेटों को कहा, हाँ बेटा, संभालना तो सब कुछ तुम्हें ही है, लेकिन मेरे मरने के बाद और फिर अभी मेरे हाथ पैरों में जान है, शरीर चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी किसी भी चीज को ऊपर उठने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति ही काम आता है और फिर काम तो तुम दोनों कंपनी में ही कर रहे हो ना, और अभी भी सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन अब जब मैं ठीक हो गई हूँ तो क्यों ना मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूं। और मैं फिर से ऑफिस जाने लगी। बेटे अब मेरे ऑफिस में नहीं बैठते थे, मेरे साथ अच्छे से बात भी नहीं करते थे, मेरे प्रति उनका व्यवहार बहुत रूखा हो गया था। शायद उन्हें मेरी कुर्सी कुछ ज़्यादा ही जल्दी चाहिए थी, इसलिए उन दोनों ने इस बात का यह हल निकाला कि वे दोनों मुझे अपने रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि जब तक मुझे अपने रास्ते से नहीं हटाएंगे तब तक उन्हें वो कुर्सी नहीं मिलेगी। और इसलिए दोनों ने प्लान बनाया। मेरी दिमागी हालत क्या खराब हुई, उन्होंने मुझे यहाँ ला पटका। यदि वे दोनों मुझे मारते तो शायद किसी न किसी तरफ फंस जाते, या फिर वे मुझे सिर्फ अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। यह सब कुछ मेरी तो समझ से परे था, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं रोजाना अपने ऑफिस जाया करती, बेटी बहू के साथ भी। मैं बिल्कुल सामान्य थी और दिखने में वो लोग भी मेरे साथ बिल्कुल सामान्य थे। धीरे धीरे घर में कुछ अजीब चीजें होने लगी। कई बार मुझे कुछ दिखाई देने लगा जो वास्तव में नहीं था, लेकिन जब भी मैं किसी चीज के बारे में बात करके सोचा करती तो वही चीज मेरे सामने घूमने लगती। कई बार मुझे भूत दिखाई देने लगते और वास्तव में वो होते ही नहीं। अब तक तो फिर भी सब सीमित था, क्योंकि यह सब घर पे ही हो रहा था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे बेटे ने मुझे कॉफी ला कर दी। कॉफी पीते ही मेरा सिर घूमने लगा और जब मैं कॉफी पी ही रही थी तभी मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि पता है मम्मी, आज के न्यूज में आ रहा है कि 2 बेटों ने मिलकर अपनी माँ को मार डाला। और कॉफी पीने के बाद मुझे अपने सामने दोनों बेटे मुझे मारते हुए दिखे। जब मैंने अपने बेटे को खुद ही को मारते हुए देखी तो मैं चिल्लाने लगी, और जैसे ही मेरे बेटे मेरे सामने आए तो मैं उनसे खुद को बचाने लगी। ऑफिस में यह सब देखकर लोग घबरा गए और अब यह सब मेरे साथ होना आम बात हो चुकी थी। मुझे इन सब की सच्चाई नहीं पता चल पा रही थी कि क्या है।
उसके बाद मेरे बहू बेटों ने जबरदस्ती मुझे इस असाइलम में भर्ती करवा दिया और फिर मेरी कोई बात भी नहीं मानता, क्योंकि मैं तो सबकी नज़रों में पागल हो चुकी थी। लेकिन आज तक मुझे यह समझ नहीं आता कि मुझे यह सब चीज़ें कैसे दिखाई देती थी। आखिर ऐसा क्या होता था, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही मुझे कोई परेशानी महसूस होती है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे नहीं पता कि वह सब क्या था। तब रवि बोला, पवित्रा जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि जो वो दवाइयाँ आपको दी जाती थी वो इस वक्त आपके पास है या नहीं? तब पवित्रा जी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, जब मेरे बेटे और बहू मुझे यहाँ छोड़कर गए थे तब मैंने खुद ही वह दवाइयाँ अपने बैग में डाल ली थी। आखिरकार मैं उन्हें कब तक परेशान करती। मैं भी यहाँ आ ही गई। मेरे बेटे और बहू की खुशी और मेरे पोते पोतियों की सुरक्षा के लिए मेरे घर में ही सब मुझसे डरने लगे थे कि कहीं मैं उन्हें कुछ ना कर दूं। ईश्वर जाने कि मेरे साथ क्या हुआ। तब रवि बोला, आप मुझे वह दवाइयाँ दिखाइए जो आपके बेटे और बहू आपको दिया करते थे। वैसे आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस उम्र में बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना ध्यान रख पाते हैं। अच्छी बात है। यह कहकर रवि उठ गया और बोला, पवित्रा जी चलिए आप मुझे वो दवाइयाँ दिखा दीजिए। रवि ने पवित्रा जी से वो दवाइयाँ ली और उन्हें लेकर चला गया। अगले दिन रवि जब हॉस्पिटल आया तो वो सबसे पहले पवित्रा जी से मिलने के लिए उनके पास पहुंचा और बोला, आप ये दवाई कितने समय से खा रही हैं? तो वह बोली, बेटा, जब मैं 2 महीने पहले बीमार हुई थी तब से यह सब चल रहा है और मैं यही गोलियां खाती हूँ, मतलब खाती थी। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैं ये गोलियां नहीं खाती। तब रवि बोला, बहुत अच्छा किया जो आपने ये गोलियां नहीं खाई। इस पर पवित्रा जी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मतलब क्या कहना चाहती हो बेटा? इस पर रवि बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सच में कोई बीमारी नहीं है और ना ही आपके दिमाग की स्थिति खराब हुई कभी भी। आप तो पूरी तरह से ठीक हैं। उन सब के पीछे के कारण है यह गोलियां। मतलब? पवित्रा जी ने चौंकते हुए पूछा। तो रवि बोला, मतलब यह कि आपके बच्चे जो आपको गोलियां देते थे असलियत में वह गोलियां हेल्थ क्रिएट करती है। मतलब इन गोलियों के खाने के बाद या इन्हें खाने से जस्ट पहले आप जो बात कर रहे हैं, इन गोलियों को खाने के बाद वह चीज आपको सच में महसूस होने लगती है, जैसे वास्तव में यह सब घटित हो रहा है। इसके कारण ही आपके साथ यह सब हुआ है। यह सब सुनकर पवित्रा जी के पैरों तले जमीन निकल गई और वह अपने बेड पर बैठ गई। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था कि उनके अपने बच्चे, जिन्हें अपने जान से ज्यादा प्यार करती थी, वे बच्चे उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। उन्हें यह तो अंदाजा था कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बच्चे उनके साथ इतना सब कुछ कर रहे हैं। उनकी दिमागी हालत खुद खराब नहीं हो रही थी, बल्कि उनके खुद के बच्चों द्वारा करवाई गई थी। जब उन्हें सच्चाई पता चल गई तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। तभी रवि ने उन्हें चुप कराया और कहा कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए। आपके बच्चों ने आपके साथ गलत किया है और उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई बच्चा अपनी माँ बाप के साथ ऐसा ना करे। समझ रही है ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं गर्दन हिलाते हुए पवित्रा जी बोली, हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मैं उन लोगों को माफ नहीं करूँगी जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। यह सब कहते कहते वह रोई जा रही थी। रवि ने उन्हें चुप कराया और बोला, पवित्रा जी, आप यह सोचिए उन्हें उनके किए की सजा कैसे दिलानी है। अभी तक आप यहाँ हैं और आपके बेटे आपका बिजनेस संभाल रहे हैं, जबकि आप बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ से निकलने के बाद क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ से जाने के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट मैं रेडी करवा दूंगा।
तो आपको यहाँ से निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस पर पवित्रा जी बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अब मैं अपने गुनाहगारों को उनके कर्मों की सजा दूंगी। अब तुम देखो कि मैं उनके साथ क्या करती हूँ। रवि ने पवित्रा जी को मेंटल असाइलम से डिस्चार्ज कराकर उनके कागज रेडी करवाए और पवित्रा जी के साथ उनके ऑफिस जा पहुंचा। पवित्रा जी अच्छी सुंदर साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर ऑफिस पहुंची, जैसे कि वो पहले जाया करती थी। ऑफिस में जाते ही सबसे पहले वो अपने कैबिन में पहुंची, जहां उनका बेटा और बहू बैठे हुए थे। पवित्रा जी की बड़ी बहू अपनी सास की चेयर पर बैठी थी। जैसे ही अपनी सास को सामने देखी तो उसने तुरंत कहा, अरे वो पागल बुढ़िया, तू यहाँ कैसे? तुझे पागल खाने से किसने छोड़ दिया? भागकर तो नहीं आ गई? तभी रवि उनके कैबिन में अंदर आते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, ये पवित्रा जी भागकर नहीं आई हैं, बल्कि बकायदा डिस्चार्ज लेकर आई हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई दिमागी बीमारी नहीं है। बेटा जैसे ही पीछे पलटा, अपनी माँ और रवि को अपने सामने देखकर पूरी तरह से चौंक गया और उन्हें देखते ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बेटे को चौंकता हुआ देख पवित्रा जी बोली, क्या हुआ बेटा, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तब उनका बेटा अपनी माँ को देखकर खुशी का नाटक करता हुआ दौड़कर अपनी माँ को गले लगाता हुआ बोला, माँ आप ठीक हो गई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक है। अब जानती भी है हम सब कितना परेशान हो गए थे आपके जाने के बाद, अच्छा हुआ जो आप ठीक हो गई माँ। यह सब सुनकर पवित्रा जी हंसने लगी और हंसते हुए बोली कि यह तो मुझे पता है अच्छे से कि तुम मेरे यहाँ आने से कितने खुश हो। उन्होंने भी खुश होने का नाटक किया और अपनी बहू से कहा, बहू रानी, तुम जिस कुर्सी पर बैठी हो वो तुम्हारे पिता ने दहेज में नहीं दिया था, मेरे और मेरे पति की मेहनत है। बहू भी नाटक करती हुई बोली, नहीं मम्मी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये तो आपकी कुर्सी है और आपकी ही रहेगी, चलिए घर चलते हो। पवित्रा जी अपने बेटे के सामने नाटक करते हुए उन्हें गले लगाया और फिर शाम को जैसे ही वो घर पहुंची तो उनकी बहू ने उनके लिए चाय बना कर लाई। पवित्रा जी ने चाय पीने से मना किया, कहा कि बेटा मेरा मन नहीं है तो तुम ही पी लो, लेकिन उसने वह चाय नहीं पी। तब उनका बेटा बोला, कोई बात नहीं मम्मी, आप खाना खाकर आराम कर लीजिए, आपकी दवाइयाँ आपकी बहू आपके कमरे में दे आएंगी, ठीक है। पवित्रा जी अपने कमरे में चली गई और बहू उनके लिए दवाइयाँ लेकर पहुंची, लेकिन पवित्रा जी ने वह दवाइयाँ खाई नहीं, बल्कि उन्होंने वह दवाइयाँ और वह चाय अपने पास रखा और रवि को कहकर उनकी जांच करवाई, जिनकी रिपोर्ट्स आने पर पवित्रा जी ने अपने बेटे और बहू को सबूत के साथ पुलिस के हवाले कर दिया और उनकी सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी कि कैसे उन लोगों ने पैसों के लालच में आकर अपनी ही माँ को पागल साबित करने के लिए यह सब किया था, और क्योंकि उनके पास सबूत थे तो बेटे और बहू को उनके कर्मों की सजा मिली। और कुछ सालों तक जेल भुगतने के बाद जब वे लोग घर पहुंचे तो उनके बच्चे भी उनसे नफरत करने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप के कर्मों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और अब वे अपने माता पिता की बात ना मानकर अपनी दादी का ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ जब बच्चे बड़े हुए तो पवित्रा जी ने अपनी सारी जायदाद अपने पोते और पोतियों के नाम कर दी और बेटे बहू हाथ मलते रह गए और पोते पोतियों ने अपने दादी की मौत तक उनकी सेवा की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।